मित्रों नमस्कार। अपने वायदे के मुताबिक मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ आज के इस ज्वलंत विषय को लेकर, जिस पर पूरी दुनिया में आश्चर्य भी है और भय का भी माहौल है, गुस्सा भी है और एक प्रकार से संशय की स्थिति है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इज़राइल और ईरान के बीच चलने वाले युद्ध के विषय में। इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी सपरिवार मारे गए हैं। अब स्थिति ये हो रखी है कि सलाहकार जो परिषद होता है वो अब फिर से एक सुप्रीम लीडर चुनेंगे ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। चारों तरफ अफरा तफरी और तबाही का माहौल है। ईरान ने भी जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए न केवल इजराइल पे मिसाइल दागे हैं, ड्रोन्स अटैक्स किए हैं, बल्कि जो अन्य अरब के देश हैं जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात पर भी उसने हमला किया है। तो इस तमाम परिदृश्य में विचार करने वाली बात यह है कि इस संघर्ष के बीच कहाँ पड़े, कब पड़े, कैसे पड़े और इस युद्ध की परिणति क्या होगी, इस युद्ध का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अरब देश में, अरब जो रीजन है, अरब क्षेत्र है, उसमें इज़राइल का उदय यहूदी राष्ट्र के रूप में हुआ। यहूदियों के इस इतिहास से तो सभी भली भांति परिचित हैं ही। एक लंबी अवधि यहूदियों ने शरणार्थी के रूप में व्यतीत किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की सहायता से उन्हें अपना एक मुल्क मिला। अमेरिका ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम देशों को कंट्रोल करने के लिए उनके बीच इज़राइल को बनाया, यहूदियों के वहाँ पर बिठा दिया। अब यहाँ पे दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष अपने आप में दुरुस्त हैं। यहूदियों का इज़राइल पे पहला अधिकार है। पहला अधिकार इसलिए है क्योंकि यहूदी वहाँ के मूल निवासी हैं। यहूदी धर्म वहीं से उत्पन्न हुआ। कालांतर में सत्ताएं बदलती गई, सरकारें बदलती गई, व्यवस्था बदलती गई, यहूदियों को विस्थापित होना पड़ा था। तो नैसर्गिक रूप से इज़राइल पर उनका दावा है। दूसरा पक्ष यह भी है कि यहूदियों को स्थापित करने के बहाने, इज़राइल देश के निर्माण के बहाने फिलिस्तीन में रहने वाले और इज़राइल में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। ये भी अपने आप में एक ठोस प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद इज़राइल अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और पूरी मजबूती से डटा हुआ है। इज़राइल पर कई युद्ध थोपने के प्रयास किए गए, लेकिन इज़राइल ने बड़ी कुशलता से सामरिक सुदृढ़ता का परिचय देते हुए उन युद्धों में सफलता प्राप्त की। इज़राइल के लिए अस्तित्व की रक्षा करना सर्वप्रथम कर्तव्य है, सबसे बड़ी चुनौती है। आज पहलवी शासनकाल के समय और खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के पहले ईरान के संबंध इज़राइल के साथ बहुत ही मधुर थे, अच्छे संबंध हुआ करते थे।
ईरान की सत्ता में एक प्रकार का उदारवादी चरित्र देखने को मिलता था। उस पर यह भी आरोप लगते थे कि वह अमेरिका से प्रेरित हैं। अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो जहां अमेरिका की उपस्थिति है तो वहां इजराइल के साथ अच्छे संबंध होना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी प्रश्न अपने आप में दुरुस्त है कि एक उदारवादी देश, एक संपन्न देश, एक ऐसा देश जो प्रगतिशील है, वहाँ पर वैचारिक कट्टरपन को थोपना, धार्मिक कट्टरपन को थोपना, कठमुल्लावाद को थोपना कहाँ तक उचित था। हार्डलाइन इस्लाम का उदय हुआ, शरीयत कानून इंट्रोड्यूस हुए, खुमैनी का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा, सत्ता में उसकी पकड़ मजबूत हो गई, वो देश के सुप्रीम लीडर हो गए और ईरान में जो मानवाधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, विचारों की अभिव्यक्ति है, उसकी क्या स्थिति है, इससे आप सभी भली भांति परिचित ही हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक प्रकार का टाइम बम तैयार हो रहा था, जो उचित अवसर आकर फट गया। ध्यान देने वाली बात यह है, अमेरिका जब चाहता तब अटैक करके, इजराइल के द्वारा अटैक करवा करके सुप्रीम लीडर को मार सकता था, तख्ता पलट करा सकता था। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए सर्वोच्च लोगों की यदि हत्या हो जाए, यदि वो पावरलेस हो जाए, तो समझिए उस साम्राज्य का अंत हो गया। यदि राजा ही नहीं रहा तो फिर राज्य को दशा और दिशा कौन प्रदान करेगा। तो ये काम अमेरिका बहुत पहले ही कर सकता था, लेकिन अभी 1.5 माह पूर्व ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, व्यापक प्रदर्शन हुए थे, विरोध हुआ था, उसके पीछे जो मंशा थी वह अब स्पष्ट हो रही है। यदि अमेरिका सीधे हमला करके तख्ता पलट कर देता, सुप्रीम लीडर की हत्या कर देता, सुप्रीम लीडर को मार देता, शीर्षस्थ कमांडरों को मार देता, तो विश्व समुदाय उसे स्वीकार नहीं करता। विश्व समुदाय ईरान की जनता भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। तो प्रारंभ में अमेरिका ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जिससे वहाँ की जनता मौजूदा सरकार के खिलाफ हो जाए, सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाए, और अमेरिका को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, ईरान का राष्ट्रीय ध्वज जलाया गया, पुलिस और आर्मी पर पथराव किया गया, हिंसक कार्रवाइयाँ की गई। उसके जवाब में लगभग 8 से 10 हज़ार नागरिकों की हत्याएं हुई। न जाने कितने लोग नज़रबंद किए गए, जेल में डाले गए, कितने लोगों की जो हत्या है वो रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं है। तो ये बड़ा भयंकर उस समय चला था, जिसकी परिणति आज सुप्रीम लीडर की हत्या और तख्ता पलट की संभावना के रूप में दिख रही है। खुमैनी इस्लामिक राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। ईरान में जो कट्टर मजहबी राष्ट्र की जो परिकल्पना थी, यह जो कॉन्सेप्ट था, वो सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द तैयार हुआ था। आज जब सुप्रीम लीडर नहीं है तो व्यवस्था में यदि परिवर्तन होता है तो उसे जनता स्वीकार कर सकती है। तख्ता पलट अपेक्षाकृत सरल हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान की इतनी दुर्दशा क्यों हुई। आज ईरान तबाही, बर्बादी और युद्ध
के मुहाने पर खड़ा है, बल्कि युद्ध में प्रवेश कर गया है, युद्ध प्रारंभ हो गया है। ये स्थितियां क्यों बनी? तो यदि इसके कारणों की पड़ताल यदि हम करते हैं तो हम पाएंगे कि ईरान में कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा थी इस्लामिक राष्ट्रों का अगुवा बनने की, इस्लामिक राष्ट्रों का नेतृत्व करने की। सत्ता का सिद्धांत कहता है आप नेतृत्व तभी कर सकते हैं जब आप सामर्थ्यवान हो, शक्ति संपन्न हो। आज स्थिति ऐसी है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास, मुस्लिम देश के पास एटम बम नहीं है सिवाय अमेरिका के, क्षमा करिएगा, सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी अमेरिका के द्वारा नियंत्रित हैं। ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका की कलई खुल गई। जिस प्रकार परमाणु अड्डों पर पाकिस्तान के भारत ने बमबारी की, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन पूरी विश्व बिरादरी जान गई, समझ गई कि माजरा क्या था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के एटम बम अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तो रिकॉर्ड की दृष्टि से कहें, आधिकारिक रूप से कहें तो पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन वास्तविकता यदि देखी जाए तो पाकिस्तान आयातित तकनीक के द्वारा, चोरी की गई तकनीक के द्वारा परमाणु बम बना तो लिया, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 56 जो इस्लामिक देश हैं, 56-57 इस्लामिक देश है, उनमें किसी के पास भी परमाणु शक्ति नहीं है, एटॉमिक वेपन्स नहीं है। तो इस स्थिति में यदि ईरान मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की यदि सोच रखता है तो उसकी बादशाहत, उसकी ये जो महत्वाकांक्षा है वो कैसे पूर्ण होगी? शक्ति के बिना सत्ता पर काबिज नहीं रहा जा सकता। यदि आपको विश्व की महाशक्तियों को टक्कर देना है तो आपको परमाणु शक्ति संपन्न होना आवश्यक है, आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। ईरान की ढहती हुई अर्थव्यवस्था से सभी परिचित हैं। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। ऊपर से जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा था, इजराइल और अमेरिका के विभिन्न मिशन के द्वारा उन्हें उस कार्यक्रमों को आघात पहुंचाया गया। जो उसके वैज्ञानिक थे उनकी हत्याएं की गई, जो न्यूक्लियर प्लांट थे वहाँ पर बम विस्फोट किए गए। तो कुल मिलाकर के ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोका जा रहा है, रोका जा रहा था, रोका जा रहा है और रोका जाएगा भविष्य में भी। साथ ही परमाणु कार्यक्रमों को चलाने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है और ये धनराशि बार बार लगती है। तो ईरान के पास वो कुव्वत नहीं है, ईरान के पास वह सामर्थ्य नहीं है कि वह इतने बड़े फंड की व्यवस्था कर सके, इतनी धनराशि की व्यवस्था कर सके। तो कुल मिलाकर के सार यही निकलता है कि ईरान ने प्रयास किया मुस्लिम राष्ट्रों का खलीफा बनने का, मुस्लिम देशों के नेतृत्व करने का, लेकिन मजे की बात यह है कि मुस्लिम देश ही उसके साथ नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात जो तटस्थ रहने की बात करता है, उस पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक्स किए। ये साफ संकेत है, साफ जवाब है कि आप पूंजीवादी देशों के प्रतिनिधि हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ये क्या हैं? इनके पास अपनी स्वतंत्र कोई सैन्य सत्ता नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है। उन देशों की बुनियाद अभी वर्तमान में आर्थिक संबल से टिकी हुई है और जो अर्थव्यवस्था की मजबूती है, जो आर्थिक संपन्नता है, वह स्थायी नहीं होती। इसीलिए शस्त्र के साथ
लक्ष्मी के साथ दुर्गा का भी होना जरूरी है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 3 देवियों की पूजा की जाती है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र से भी संपन्न होना होगा। तो आज ईरान की जो स्थिति है उसके पीछे ये सभी कारण हैं। जो अन्य गल्फ कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, उनके स्वार्थ, उनके हित कहीं ना कहीं अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी नीतियों पर आधारित है। तो ये जो मुस्लिम देश हैं वो चाह करके भी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकते, और यही मुस्लिम एकजुटता, मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिसी को सबसे बड़ा आघात पहुंचाती है। रही बात भारत के दृष्टिकोण की, तो भारत के संबंध ईरान से शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। रही बात इजराइल की, तो इजराइल समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री ने वो आतुरता नहीं दिखाई, वो रुचि प्रदर्शित नहीं किया इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था तुष्टीकरण, और वो तुष्टीकरण सही था और कुछ कुछ मायनों में गलत भी था। सही इसलिए था क्योंकि हमारे आर्थिक हित मुस्लिम देशों के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने उपयोग का लगभग 10 से 20% पेट्रोलियम ही उत्पादित करते हैं। शेष ऊर्जा की आवश्यकताएं इन्हीं देशों से पूरी होती है। यदि हम इन देशों के विरुद्ध, उनकी मंशा के विरुद्ध इजराइल के साथ जाते हैं, इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, तो उनकी नाराजगी हम मोल ले लेंगे। तो ये भी एक कारण रहा है कि हम इजराइल के नज़दीक नहीं गए। यद्यपि इजराइल का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ भी नहीं गए। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। मुस्लिम एकजुटता अब टूटने को है, बिखरने को है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल का साथ छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, और इजराइल पूरी शिद्दत के साथ, पूरे खुले मन के साथ भारत का सहयोग करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। आप मोदी और वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो केमिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको एक अलग टाइप का उसमें वहाँ आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी, गर्मजोशी देखने को मिलेगी। और रही बात इजराइल की, तो इजराइल तो पहले से भारत को ऑफर करते रहता है, चाहे वो आतंकवाद के विषय में हो, तकनीक के विषय में हो, अर्थव्यवस्था के संबंध में हो, सदैव भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो भारत ईरान के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, लेकिन वह इजराइल को भी दूर नहीं कर सकता। भारत दोनों को साधेगा, और विदेश नीति का ये नग्न सत्य, कटु सत्य ही यह है कि किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के स्वयं के हित पर आधारित होती है। विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे अपने देश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो वर्तमान परिस्थितियों में भारत को बहुत ही संयम का परिचय देना होगा। भारत पर्दे के पीछे से कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा इस विवाद को शांत करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। फिलहाल तो युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाए इसकी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अमेरिका और इजराइल जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं कर देते हैं, तख्ता पलट नहीं कर देते हैं, मन मुताबिक
अपनी इच्छा के अनुसार यदि वहाँ पर लोग यदि जब तक नहीं बिठा पाते हैं तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालने से ये पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं कि ईरान के जो अटैक्स हैं उसमें सटीकता का अभाव देखा जा रहा है। जो सटीक उसे निशाने लगाने थे, जो गुप्तचर व्यवस्था है, खुफिया इनपुट्स हैं, उसका अभाव साफ समझ में आ रहा है। इसके विपरीत इज़राइल पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और इस बार अमेरिका भी खुलकर के साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति जो है इज़राइल के पक्ष में जाती दिख रही है। खैर, ये कूटनीति है, राजनीति है, युद्ध नीति है, स्वार्थ नीति है। ऊंट कब किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल जो चीज़ें मुझे लगी, जो चीज़ें स्पष्टतः दिख रही हैं, उन विषयों को मैंने आप सबके समक्ष रखा। मैं पुनः एक नए विषय के साथ आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम।